लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की साहित्यिक विरासत में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में भारत की पुरानी विरासत को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाषा के आविष्कार ईजाद पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंसान ने जन्म लेने के बाद इशारों, निशान, ड्राइंग और आवाज़ के जरिए एक दूसरे से बात करना शुरू किया। इस बात की वजह से इंसान ने संवाद और संचार करना सीखा और अपने फीलिंग और जज्बात को एक दूसरे तक पहुंचाया। इसी संचार ने डायलेक्ट और स्क्रिप्ट को जन्म दिया, यानी बोली और भाषा को लिपि को जन्म दिया, और लिपि से भाषा का जन्म हो गया। और भाषा को सजाकर अगर अच्छी तरह प्रयोग करें तो इसे ही हम साहित्य या लिटरेचर कहते हैं। अगर भारत की पुरानी साहित्य की बात करें तो इसे दो भाग में बांटा गया है। अगर इतिहास के पन्ने को अगर हम उल्टें तो भारत की पुरानी साहित्य में पहला वैदिक आता है और दूसरा क्लासिक आता है। साहित्य और भाषाएं जो कि उस समय 4th सेंचुरी चौथी सदी में प्रचलित थी, उसमें संस्कृत को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हासिल थी। आजकल हम लोग संस्कृत का इस्तेमाल कम करते, लेकिन धार्मिक स्थलों और प्रोग्राम में आज भी संस्कृत को यूज किया जाता है। इस भाषा को कंप्यूटर में भी बड़े शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है और आर्यों की ज़ुबान भी संस्कृत ही है। इस भाषा के मशहूर विद्वान पनीनी ने, जिन्होंने मशहूर किताब अष्टाध्यायी में ग्रामर मेंशन किए, और वो संस्कृत के पहली ग्रामर किताब थी। पुराने साहित्य वेद को अगर हम चर्चा करें तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। लोग ऋग्वेद में भगवान की तारीफ की गई है, जैसे अग्नि फायर गॉड, सूर्य सन गॉड, वरुणा वाटर गॉड, इंद्र लॉर्ड ऑफ इवेंट। इस किताब में कुल 4 पार्ट्स है। ऋग्वेद में 4 पार्ट्स है। इसके अंदर में 1028 हिम्स यानी भजन है और 10,600 वर्सेज यानी छंद है। अब अगर हम सामवेद की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मंत्र गाए जाने के लायक है और संगीत के लायक होते हैं। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें मूल रूप से 75 मंत्र होते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और रस्म कैसे अदा किए जाते हैं इसको डिस्क्राइब किया गया। मंत्र गाने के तरीके को बताया गया। इसमें कुल 10 अध्याय यानी चैप्टर्स हैं। अथर्ववेद में अगर बात करें तो डेली लाइफ और उसमें परेशानी से जुड़े हुए मरहलों को सॉल्व करने के मंत्र दिए गए। अब अगर वेद के बाद हम दूसरी किताब उपनिषद के अंदर जाने की अगर कोशिश करें तो इसके अंदर में दुनिया और ज़िंदगी की शुरुआत को डिस्क्राइब किया गया है। इस तरह इसके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को समझाया गया है। कुछ बुक्स ब्राह्मण द्वारा भी लिखी गई। इसमें आर्यांका और वेदांगा शामिल है। आर्यांका में ज़िंदगी के आखिरी हिस्से यानी जंगल की ज़िंदगी और आश्रम की ज़िंदगी को डिस्क्राइब किया गया है, और वेदांगा में धार्मिक रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी को समझाया गया है। उस ज़माने की 2 मशहूर महाकाव्य जो अभी प्रचलित है, अभी भारत की सबसे मशहूर धार्मिक किताब है और ये दुनिया की बहुत ही मशहूर एपिक है, रामायण और महाभारत। रामायण में श्री रामचंद्र जी की कहानी और उनसे जुड़े वाक़यात को बताया गया है, और महाभारत जो कि दुनिया के सबसे लंबी एपिक महाकाव्य है, इसमें कौरव और पांडव की लड़ाई को दर्शाकर धार्मिक वैल्यू यानी कर्म और मोक्ष की प्राप्ति को समझाया गया। इस दौर
में मशहूर अर्थशास्त्री कौटिल्य ने भी अपनी मशहूर किताब अर्थशास्त्र लिखी, जो आज भी इतिहास का एक सबसे उम्दा स्रोत है। इसके बाद पाली जुबान में हम देखते हैं तो त्रिपिटक लिखी गई, जो कि बुद्ध धर्म की किताब है। कुछ किताबें गुप्त पीरियड में भी लिखी गई, जो कि इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत है। वो है कालिदास की कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभियान, शकुंतलम, इस तरह की किताबों को कालिदास ने लिखा, जो कि कालिदास की ये किताबें काफ़ी मशहूर हुई। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी एक काफ़ी अच्छी किताब है, जिसके जरिया हिस्ट्री की पूरी कहानी, हमें भारत के इतिहास की कहानी इन किताबों से मिलती है। इसके अलावा भावभूति ने उत्तर रामचरित, भारवी कृतरजुनियम, विशाखादत्ता, मुद्रा रक्षा, शूद्रक, मृच्छकटिकम, डांडी, दशकुमारचर्चिता, इस तरह की किताबें लिख करके भारत के इतिहास को और मजबूत किया। अब चलते गुजराती भाषा की तरफ। इसमें भी बहुत सारे स्कॉलर उस ज़माने में थे। नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अको, प्रेमचंद, प्रीतम, नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मशरूवाला, उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल, गोवर्धन राम त्रिपाठी। इसके अलावा द्रविड़ियन लैंग्वेज जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु, इसमें भी बहुत सारी किताबें और पोएम लिखी गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्रोत हमें हिस्ट्री की हासिल हो गई। इसके बाद अब मध्यकालीन साहित्य मिडिवल पीरियड में अगर हम जाएं तो इस दौर की जो दो मशहूर किताब हमें मिलती है, जो कश्मीर से रिलेटेड है, सोमदेव द्वारा लिखी हुई कथा सरिता सागर और कलहन द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, इसमें काफ़ी अहम बातें डिस्कस की गई है। और किताबों को अगर डिस्कस करें तो जयदेव द्वारा गीत गोविंद, चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो, पोएट पंपा द्वारा आदिपुरम, पोएट पोन्ना द्वारा शांतिपुरम, जो कि एक किताब है जो जैन तीर्थंकर के लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड है। पोएट कंबन के जरिया तमिल में रामायण लिखी गई। इसके बाद अगर हम सुल्तानेट पीरियड में जाएं तो मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में चंद्रयान लिखा। चूँकि उस वक्त पर्शियन ही कोर्ट लैंग्वेज थी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिख करके भारत के साहित्य इतिहास को और मजबूत कर दिया। अमीर खुसरू के जरिया खज़ाइनुल फुतूह और आशिका लिखी गई। इसके बाद कबीर ने दोहे लिखे, रहीम के भी दोहे काफ़ी मशहूर हुए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती, जो कि अवधी भाषा में है, लिखी। और राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मलयादा लिख करके भारत के इतिहास में और जान फूकी। इसके बाद मुग़ल पीरियड के लिटरेचर में अगर हम जाएं तो बाबर ने तुझ के बाबरी लिखी। गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने बाबरनामा और हुमायूंनामा पर्शियन में लिखा। और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझ के जहांगीरी लिखी। अकबर के दरबार में अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। इसके बाद चलते उर्दू भाषा में, तो उर्दू भाषा में वली दक्कनी, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नज़ीर अकबराबादी, गालिब, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उर्दू लिटरेचर को मजबूती दी। अब अगर हम एंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अंदर 4 यूनिवर्सिटी आती हैं। पहली नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी में काशी वल्लभी। नालंदा चूँकि पटना डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त थी और बुद्ध और जैन तीर्थंकर द्वारा यहाँ पर जमावड़े होते थे। कुमार गुप्त ने काफ़ी मोनास्ट्रीज यहाँ बनवाई। हिंदुसांग ने 7th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया और उन्होंने कहा कि इसमें 7 बड़े हॉल थे और 300 रूम थे और लोग दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में अभी मौजूद है, वहाँ मौजूद ये एक अच्छी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसको भरत के पुत्र ने
जिनका नाम टक्सा था, उन्होंने ही बनवाया था। यहाँ चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान ने 5th सेंचुरी में विजिट किया। वाराणसी काशी ये 7th सेंचुरी में बनाई गई और इसमें रिलीजियस और आर्यन कल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। वल्लभी ये एक यूनिवर्सिटी गुजरात में बनी और वंश डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया। 775 AD में ये बंद हो गई, चूँकि उस ज़माने में अरबियन अटैक वगैरह इंडिया में हुए। इस तरह से भारत के साहित्यिक इतिहास को अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती से बहुत सारी किताबों के ज़रिए बयान की गई हैं। और इसमें और भी चीज़ें अगर आप समझने में दिक्कत हो तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आगे की वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे लगे हों, ये बयान अच्छे लगे हों, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।